प्लैनेटरी मोशन में यार सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा केपलर्स लॉज के बारे में, ठीक। केपलर ने बहुत सारा काम किया था प्लैनेटरी मोशन पे, और न्यूटन ने बहुत सारा काम किया था। इनके लॉ बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इन्होंने बताया था कि जो ऑर्बिट होता है ना, किसका, जो प्लैनेट्स का ऑर्बिट होता है, वो लोगों को ये बताता है कि प्लैनेट्स का ऑर्बिट कैसा होता है, सर्कुलर, बट एक्चुअली प्लैनेट्स का ऑर्बिट कैसा होता है, एलिप्टिकल, ठीक है। और इन्होंने एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, हाँ, जिसकी हेल्प से न्यूटन ने अपना लॉ ड्राइव किया था, समझे। बैठो भाई तुम लोग, नोट करो भाई, लिखिए आप। ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड सन all planets move around sun in elliptical path. All planets move around sun in elliptical path. Where sun is situated at one of foci of the ellipse. थोड़ा थोड़ा जो कल करा रहा था ना क्लास में, उस पॉइंट बस पढ़ी हो। क्या भाई आवाज़ नहीं, तुम लोग बोलो नहीं जरा साथ, क्या कह रहे हो। इलेक्ट्रिकल पाथ, इलेक्ट्रिकल नहीं यार, इलेप्टिकल, एलिप्स, ये एलिप्स होता है ना, एलिप्स, इसको एलिप्ट बोलते हैं, इलेप्टिकल। इलेप्टिकल पाथ, ठीक है। चलो भाई नोट करो इसको जल्दी, नोट कर लिया आप लोगों ने। और सन कहाँ पे होता है बताओ, देखो एलिप्स जो होता है, हाँ, एलिप्स का एक तो सेंटर होता है और एलिप्स में दो फोकस होते हैं, ठीक है। एक फोकस ये होता है, एलिप्स का एक सेंटर होता है और एक फोकस होता है। तो केपलर ने ये बताया था कि जो प्लैनेट्स की मोशन होती है ना, वो बिल्कुल सर्कुलर नहीं होती है। जैसे ये सन यहाँ पे है, अगर ये सन हो गया तो प्लैनेट ऐसे घूमता है, इसकी डिस्टेंस क्या करती रहती है बताओ, इसकी डिस्टेंस चेंज करती रहती है। किसी का भी ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है। कभी आप सोलर सिस्टम की एक्चुअल फोटो देखना, नेट पर से डाउनलोड करना, है ना, तो आप देखिएगा सारे ऑर्बिट कैसे होते हैं, ओवल शेप में, अंडाकार। एलिप्टिकल जो शेप होता है उसको ओवल शेप भी बोलते हैं। ओवल मतलब एक्स शेप, ठीक है। ये उन्होंने बताया पहला पॉइंट। दूसरा लिखिए आप, इन्होंने क्या बताया, लिखिए आप। दो फोकाई है, कोई किसी एक पे होता है एलिप्स, हाँ किसी में सकता है, बाकी उसका घूमता है। देखो भाई सेकंड लिखिए, इस पे क्वेश्चन बनते बहुत सारे। लिखिए ऑल प्लैनेट्स, नहीं ऐसे मत लिखो, लिख लो एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। शॉर्ट में एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो अगर ये फोकस हो गया, सन कहाँ पे, फोकस पे, ठीक है। तो प्लैनेट ऐसे से घूम रहा होता है, ठीक है। अब देखो इसने यहां से यहां डिस्टेंस ट्रेवल की, कितने टाइम में, t1 टाइम में, फ्रॉम A to B। तो ये जो लाइन है ना, तो जो OAB का जो एरिया होगा, टाइम कितना लगा, इसको t1 लिख लेते हैं। जो यहां से जाने का टाइम हो कितना है, t1, ठीक है। और एक बार प्लैनेट कहीं यहां पे था और ये प्लैनेट यहां से यहां चला गया, इसको A डैश लिखते हैं, इसको B डैश लिखते हैं। तो एरिया कितना आएगा बताइए, एरिया आएगा OA डैश B डैश। और अगर ये टाइम इसका t2 है, मैं इसको t2 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा बताओ, तो उसकी वैल्यू सेम आएगी। इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, समझे।
तो जो लाइन ज्वाइन करती है किसको, अरे भाई एरिया कहाँ से बन रहा है, जो फोकस से जो प्लैनेट को लाइन ज्वाइन कर रही है वो जो एरिया स्वेप्ट करती है, समझे, ये एरिया है ना। तो और फिर इसका जो स्वेप्ट एरिया ये वाला है, तो इसकी एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, मतलब स्वीपिंग एरिया अपॉन टाइम निकाल दो आप, वो हमेशा क्या आएगा, वो कांस्टेंट आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, केपलर सेकंड लॉ। इस एरिया सेम नहीं, वेलोसिटी सेम होगी। हाँ अब सुनो, हाँ हाँ हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, एयर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ये एरिया ना, जो ऐसे ऐसे लाइन घूम के ये प्लैनेट यहाँ से पहुँच गया, तो इसको जो लाइन ज्वाइन करे तो झाड़ू मार देना ऐसे एरिया, ये एरिया स्वेप्ट हो गया, ये लाइन ऐसे से ऐसे हो गई, तो एरिया स्वेप्ट अपॉन टाइम को हम क्या बोलते हैं, एयर वेलोसिटी। अब ऐसा क्यों हो रहा है सुनो आप, अब लिखो, एक रिलेशन होती है ना, इसकी क्लास 11 में डेरिवेशन थी और एनसीईआरटी में लिखी हुई है, स्कूल में पूछता भी है, ठीक है, मैंने कराई नहीं भी डेरिवेशन नहीं वाली, कि जो dA/dt होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है इस पे, समझे, बहुत सारे इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, सो ढंग से लिखो, लिखिए dA/dt इज इक्वल टू L/2m, ठीक है। व्हाट इज dA/dt, एरियल वेलोसिटी। L क्या है, L इज एंगुलर मोमेंटम, देखिए आप, L इज एंगुलर मोमेंटम, और स्मॉल m क्या है यहाँ पे, मास, मास ऑफ जो घूम रहा है ऑब्जेक्ट, ये वेलोसिटी, ये रिलेशन होती है। अब सुनो भाई, हाँ यह सिचुएशन लंबी सी है ना, मैंने करवा रखी शायद पिछले बैच में, बता दूंगा, मैं भी बता दूंगा क्लास का, बता दूंगा टेंशन, ठीक है। d/dl बाई थोड़ा वेक्टर का यूज होता है, लंबी सी डेरिवेशन है, मतलब है ना। L/2m हो गया। अब सुनो भाई, ये बताओ, इस प्लैनेट पे सब लोग ध्यान सुनते जाओ, जो अर्थ उसका सन का फोर्स आएगा वो किधर आएगा, अरे किस डायरेक्शन में आएगा, ये प्लैनेट है, ये सन है, जो सन का फोर्स आ रहा होगा किधर होगा, अरे भाई सेंटर की तरफ होगा, ऐसे ना होगा, नहीं होगा। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं इस फोर्स का टॉर्क कितना होगा, तो ऋतिक बताओ, अगर सेंटर से पास कर रहा है तो टॉर्क कितना होगा सेंटर से, अरे जीरो हो जाएगा यार, इसमें क्या सोचना, कितनी बार तो बता चुका हूँ, तो सोच के आ रहे हो कि फोर्स कहाँ से पास कर रहा है, टॉर्क क्या हो गया, खत्म। टॉर्क जीरो होने पे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि अगर किसी सिस्टम पे टॉर्क नहीं है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। तो आपको ये समझ में आया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान सुनते जाओ, जो मैं आपको बातें बोल रहा हूँ इन्हीं पे अभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। कि जो प्लैनेट पे फोर्स लगता है वो फोर्स कहाँ से पास करता है, सन के सेंटर से, क्लियर, सन के सेंटर से पास करेगा तो उसका टॉर्क कितना हो जाएगा, क्लियर। टॉर्क जीरो होने पे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये तो हम पढ़ते हैं कि किस सिस्टम पे टॉर्क जीरो है तो एल कांस्टेंट है। ये आपको मैंने एक नई रिलेशन बता दी, ये इससे पहले नहीं बताई थी, इसका यही यूज होता है सिर्फ एक जगह पे, ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट है। तो अब बताओ, अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो किसी बॉडी का, तो मास तो कांस्टेंट होता ही है, तो d/dt क्या हो जाएगा, तो d/dt कांस्टेंट हो जाएगा। अभी आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे कि आपसे पूछेगा, पता क्या पूछेगा, कि केपलर सेकंड लॉ जो है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है। बहुत बार कॉम्पिटिशन पूछा हुआ है। फिर पूछता है कि वो उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि उसका टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है। और टॉर्क क्यों जीरो होता है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। तो ऐसे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, क्लियर। तो अब नोट कर लेना आपको, ये केपलर सेकंड लॉ क्यों होता है, उसका रीजन क्या है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भाई हमने ये पढ़ रखा ना d/dt इज L/2m, L कांस्टेंट होगा। अब उसको जस्टिफाई करो, L कैसे कांस्टेंट होगा, L कब कांस्टेंट होता है, जब टॉर्क कब जीरो होगा, इस पे आने वाला फोर्स कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है। तो ये आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेगा।
इसको बस शॉर्ट में लिख लो, लिखो फोर्स ऑन द प्लैनेट, फोर्स ऑन द प्लैनेट passes through center of the sun. Force on the planet passes through center of the sun. Therefore torque is 0. क्यों? अनमोल बात समझ में आई? तो टॉर्क 0 हो गया भाई. फोर्स passes through the center of the sun. Therefore torque is 0. शॉर्ट में लिख लो ना, फोर्स passes through center of the sun, torque is 0. और टॉर्क 0 तो फिर शॉर्ट में क्या लिखोगे? इफ टॉर्क इज 0 देन एल इज क्या? कांस्टेंट. फिर अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन इफ एल इज कांस्टेंट देन डी बाई डी टी इज कांस्टेंट. ठीक है. अच्छा तुम्हें क्वेश्चन आंसर दो, नोट कर लिया? बहुत हलवा क्वेश्चन आते हैं इस पे, आए बहुत सारे सालों में क्वेश्चन. ये बताओ आकाश, बताओ ये दोनों टाइम सेम हो गए, कौन से? तुम ये बताओ कहां पे स्पीड ज्यादा है पार्टिकल की? स्पीड कहां पे ज्यादा है? एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है ना. मैं पूछ रहा हूं यहां पे तेजी से चल रहा है या यहां पे तेजी से चल रहा है? ए बी पे तेजी से चल रहा है. क्यों? सेम टाइम में सेम एरिया कवर करना है आपको, सेम टाइम में सेम एरिया कवर करना है. तो यहां पे ये लेंथ क्या है बताओ? ये लेंथ ज्यादा है और इस एरिया को और इस एरिया को बराबर होना है. तो यार ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये वैल्यू ज्यादा होगी, तभी तो पॉसिबल है. क्यों? अगर मैं बोलूं यार ये एरिया और ये एरिया बराबर है, तो अगर तुम ए डैश बी डैश के बराबर यहां बना दोगे बिल्कुल इसके बराबर, तो क्या एरिया बराबर आएगा? इसका एरिया बराबर होना है. ऐसा कब पॉसिबल है? जब ए बी की वैल्यू क्या हो? बस समझ आ रही है? तो स्पीड कहाँ पे ज़्यादा होगी बताओ? नियर पॉइंट से स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है. कि अगर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है तो जितना पास होगा सर तो उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, उतनी ज़्यादा तेज घूमनी चाहिए. हाँ कह सकते हो सर. नहीं जैसे क्वेश्चन आ जाएगा मतलब क्यों ज़्यादा है तो उसका लेंथ कह सकते हैं कि लेंथ ज़्यादा है. मैं बता रहा हूँ चलो. डी बाई डी टी क्या था बताओ? अच्छा इसमें एल कांस्टेंट रहता है. एल का फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट उसके लिए? एम वी आर. लिखो बिकॉज एल इज कांस्टेंट, बिकॉज एल इज कांस्टेंट एम वी आर इज कांस्टेंट. है कांस्टेंट? नहीं बोलो. अभी रोटेशन पढ़ाना है यार हमने. पॉइंट मास का जो एंगुलर मोमेंटम होता है कितना होता है? और रिजिड बॉडी का आई ओमेगा, ये तो पढ़ के आए पीएम. तो एम वी आर क्या होगा? अब आपने क्वेश्चन नहीं किया. एंगुलर मोमेंटम तो होता है एम वी आर साइन थीटा होता है, ये 90 डिग्री पे जा रहा है ना. अब यहाँ तो एंगल 90 है नहीं. एंगल हर जगह क्या हो रहा है बताओ? चेंज हो रहा है ना. लेकिन उस फैक्टर को यहाँ इग्नोर मार रहे हैं. अप्रॉक्सीमेट क्या मान रहे हैं? क्यों एंगल बहुत कम है. समझ रहे हो कौन सा एंगल? यार ये तुम्हारी वेलोसिटी है ना इधर, और ये आर है, समझ गए? तो जिसके बीच का एंगल हो देखो क्या है? 90 थोड़ा कम है ना. बट अभी उस फैक्ट को इग्नोर मारना है. अगर हाँ नियरली सर्कुलर मान के चलना है. एक हाईली इलिप्टिकल होता है ना. तो अगर मैं थीटा वाले एंगल को इग्नोर मार दूं, मतलब उस फैक्टर को इग्नोर मार दूं, तो एम वी आर कॉन्स्टेंट. तो यहाँ से पता चलता है वी आर इज कॉन्स्टेंट, और यहाँ से पता चलता है वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. लिखो. तो रेडियस जितनी कम होगी आपकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी. ये कॉन्सेप्ट होता है, नोट करिए, इस पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको. अरे एम वी आर कॉन्स्टेंट है यार, मास तो कॉन्स्टेंट होता ही है. वी आर कॉन्स्टेंट आ गया तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नहीं हो गया. अगर आप आर को कम करोगे तो वी को ज़्यादा होना पड़ेगा, आर को बढ़ाओगे वी को कम होना पड़ेगा, क्योंकि उनका मल्टीप्लिकेशन क्या है? कांस्टेंट है. खत्म बात. तो जितना पास होगा वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी, जितना दूर होगा वहाँ पे स्पीड कम होगी. तो बताओ कौन सा पॉइंट ऐसा है जहाँ पे स्पीड सबसे ज़्यादा है? बताओ. ये पॉइंट. इस पॉइंट का नाम होता है, इस पॉइंट का नाम होता है, इसको बोलते हैं पेरिजी.
ठीक है, एक और नाम होता है इसका, पेरिजी के अलावा इसका एक पुराना नाम भी है, कभी कभी दे देता है, इसको बोलते हैं पेरिहेलियन। हेलियन, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं जहाँ पे पेरिहेलियन वर्ड यूज़ कर दिया और बच्चे समझ नहीं पाए कौन सा है क्या है, तो इसको पेरिजी या पेरिहेलियन बोलते हैं। आकाश बताओ सबसे कम स्पीड कहाँ पे होगी? यहाँ सबसे कम होगी। हाँ, इस पॉइंट का नाम पता क्या होता है? इसको एपोजी भी बोलते हैं या एफेलियन भी बोलते हैं, दोनों नेम है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सामने वाला है। बिल्कुल सामने, ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस वाला पॉइंट है ना, स्पीड सबसे कम होगी। एफेलियन ये हो गया, एफेलियन सबसे फारदेस्ट पॉइंट है, एफेलियन एपोजी एक जैसे लग रहे हैं ना। इसके दो नाम हैं। ई क्या करो? एक्सेंट्रिसिटी, अभी बताते हैं पॉइंट, नोट कर ले भाई। सर इनका सबसे ज़्यादा स्पीड होगी। सबसे स्पीड यहाँ पे सबसे कम। पानी यार, राजू भैया उधर फॉर्म मिलाओ, उठा लो साथ। राजू भैया, अच्छा सुनो, नोट कर ले। अगला पॉइंट पूरा मैथमेटिकल है, अगर रटना है थोड़ी मैथ्स लगेगी, है ना। चलो देखो, अच्छा उसको आने दो साथ भाई तेरा भरोसा। देखो भाई, भाई रुक रुक, क्या है तुम्हारे पास तक? समझो भाई, अगला पॉइंट क्या है। अब बस एक चीज़ मैंने नहीं बताई आपको, डी बाई डी टी एल बाई 2m कैसे आया डेरिवेशन, बाकी सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। अब इसमें हाँ एक पॉइंट रहेगा, देखो सुनो, देखो ये फोकस हो गया और ये क्या है? ये सेंटर है, ठीक। समझो भाई तुम लोग। अब एलिप्स में एक चीज होती है, उसको बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी। नोट को पहले इसको, हाँ नहीं ये वाई भी नहीं होता यार, मैं बता रहे हैं। एक्सेंट्रिसिटी इसको बोलते हैं, ई जितना ज़्यादा होता है, पता है, ई जितना ज़्यादा होता है एलिप्स उतना ही फ्लैट होने लगता है। ई जितना ज़्यादा होगा ना, हाँ ये कांस्टेंट है, ये मैथमेटिकल पॉइंट समझो आप। आपको इतना समझना है कि ई की वैल्यू 1 से कम होती है। अभी मैं बता रहे, सुनो तो, एक्सेंट्रिसिटी इसको बोलते हैं लेस देन 1। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? इसको बहुत बड़ा पॉइंट है ये मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आप ये समझो कि एलिप्स ये है, एक एलिप्स ये है ना, और एक एलिप्स ये है। क्या डिफरेंस है इन तीनों में बताओ? ये ज़्यादा फ्लैट है, ये उससे कम, ये कम, और कर दे तो ये बिल्कुल सर्कल बन जाएगा। क्लियर? तो जो ई होता है ये उसकी फ्लैटनेस को बताता है, आपको इसका मतलब नहीं कुछ। जैसे आप पूछना ई होता क्या है, तो मैं बोला इसका ई क्या होगा?
इसका ई सबसे ज़्यादा होगा। सर्कल का ई सर 0 होगा। हाँ, सर्कल का ई 0 हो जाता है। ठीक है, अब बात समझो आप। अब इसको बोलते हैं एलिप्स में जो ये वैल्यू होती है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। लिखो 2a। भाई अब मैथ्स का थोड़ा है कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट का, ये 2a बोलते हैं इसको। ये डिस्टेंस, ये इसका क्या हो गया? सेंटर। लिखो इसको, कॉल्ड मेजर एक्सिस। सर आपने बोला था जितनी जितना ज़्यादा फ्लैट होगा उतना ही। ये सब नहीं पूछा तुमसे, जस्ट मैंने बता दिया, समझे? अभी आप देखो क्वेश्चन क्या बनता है। ये इसको क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। एलिप्स की ये मेजर एक्सिस होती है। एक इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस पूरी। ठीक है, क्लियर? अब जो है आपको रटना पड़ेगा। अब ये समझा नहीं सकता मैं आपको। देखो क्या रटना है कि मेजर एक्सिस कितनी है? 2 है। ये क्या है? फोकस है। तो फोकस से जो एपोजी की डिस्टेंस होती है ये होती a1 प्लस ई। कितनी होती है? a1 प्लस ई। और जो ये डिस्टेंस होती है फोकस से पेरिजी की जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है? a1 माइनस ई। अब इसको समझना नहीं है आपको, कोई ज़रूरत नहीं, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पर आपको पता हो कि ये a1 प्लस ई होती है, a1 माइनस ई होती है। क्लियर? नोट कर लो इसको भाई। अगर ई को 0 पुट कर दें तो देखो दोनों a के बराबर आ जाएंगे। नहीं तो सर्कल में क्या होता है बताओ? सर्कल में सेंटर से मतलब सर्कल का सेंटर फोकस एक ही जगह होता है, समझ गया ना? खैर से बातें छोड़ो, याद रहेगा ना आपको? आप देखो क्वेश्चन क्या बनता है, सुनो आप। बताओ मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे? इस पॉइंट पे v मैक्स है। मिनिमम कहाँ पे? इस पॉइंट पे मिनिमम है, कितनी है? v मिन। क्लियर? और हमने क्या पढ़ा कैपलर्स लॉ में कि VR क्या होता है? कांस्टेंट होता है VR। तो इसका मतलब v मैक्स इंटू a1 माइनस ई। सीधे फॉर्मूला पूछे, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं आएगा, सीधे फॉर्मूला। जेई में भी फॉर्मूला है, मेडिकल में फॉर्मूला है, और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा रटने वाली बात है बस। सॉरी, यहाँ क्या होगा? नहीं, यहाँ मिनिमम होगा ना यार। तो V1 R1 इज, अभी हमने पढ़ा ना VR कांस्टेंट होता है यार, अभी पढ़ा VR कांस्टेंट होता है। क्लियर? तो यहाँ का वेलोसिटी और ये डिस्टेंस, यहाँ की वेलोसिटी डिस्टेंस दोनों क्या होंगे? कांस्टेंट। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि V मैक्स अपॉन V मिनिमम इज इक्वल टू क्या? 1 माइनस ई अपॉन क्या? 1 प्लस ई। ये फॉर्मूला में एक समझना था। अब जाके सारी कहानी खत्म हुई है केपलर्स सेकंड लॉ की, इतनी सारी बातें थी। सर बेसिकली इस एंट्री हुआ क्या मतलब एक मतलब यार एक्चुअली ये ए और बी पे डिपेंड करता है। इस एंट्री की वैल्यू हाँ, ये इसको बोलते हैं, ये 2a होता है ना, यस सर, और ये 2b होता है। यस सर। तो इसका फॉर्मूला होता है एक, जो आपको ज़रूरत नहीं है, चाहो तो नोट कर लो, जस्ट हाँ सर। कहीं यूज़ नहीं होगा। ये इसका फॉर्मूला होता है एक्सेंट्रिसिटी का, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब b जितना कम होगा, क्या सर? b जितना कम होगा तो ये वैल्यू उतनी कम आएगी। यस सर। और उतना अंडर रूट होगा। तो ये 1 माइनस है, ये कम होगा तो 1 माइनस ज़्यादा आएगा, तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी। b कम होने का क्या मतलब है बताओ? फ्लैट होता जा रहा है। अगर a और b बराबर हो जाए तो क्या होगा बताओ? सर्कल बन जाएगा ना यार, उसकी 0 हो गई। बस ये फॉर्मूला होता है इसमें, कोई जरूरत नहीं है, बस आपको इतना बताओ a1 माइनस ई और a1 प्लस ई। क्लियर? ग्राफ वाले क्वेश्चन दे रखा था उसके इस पार्ट। सर ये वाला लिखना है कि ना ये नहीं लिखना है यार, फिर मैथ्स हो जाएगी ज़्यादा, तुम्हारे इतना ही पूछेगा। क्लियर? अब आते हैं कैपलर्स थर्ड लॉ पे। लिखिए आप कैपलर्स थर्ड लॉ। कैपलर ने सारे जो ना एक्सपेरिमेंट कर करके लॉ बताए थे। शैडो मेजर करते थे, पिलर लगा देते थे, सालों साल उनके एक्सपेरिमेंट चलते थे, समझे? फिर शैडो देखते थे कि पिलर की शैडो की स्पीड क्या है, सन यहाँ पे, फिर सन वहाँ पे है, 6 महीने बाद सन यहाँ पे है। तो ऐसे वैसे क्या करते थे, वो स्पीड ऑब्जर्व करते थे। हाँ, फिर उन्होंने तब बताया उन्होंने कि जो प्लैनेट सन कैसे घूम रहा है, एलिप्टिकल। ठीक है,
अब थर्ड लॉ देखो क्या है, लिखिए आप थर्ड लॉ लिखिए, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट, square of time period of a planet around sun, square of time period of a planet around sun is directly proportional to square of time period of planet around sun is directly proportional to cube of its distance is directly proportional to cube power na 3 power is directly proportional to cube of its distance from planet, Its distance from planet. बोले तो t square is proportional to r cube. सर टी टाइम है, t is time period. ठीक है, क्लियर? अब ये भी एक्सपेरिमेंटल था सारा, ठीक है। तो अब इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको 2 प्लैनेट्स दिए होंगे ना, उनके टाइम पीरियड का रेशियो पूछ लेगा, तो बताओ क्या होगा। अगर टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है तो उसका मतलब T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब। इस पे आपको मेडिकल में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, नोट कर लो इस फॉर्मूले बेस्ड, ठीक है। कि प्लैनेट की रेडियस दे देगा और कहेगा टाइम पीरियड का रेशियो बता दो। क्लियर? क्लियर भाई? अब देखो, अब इस पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नोट करिए आप। अब सीन ये है कि न्यूटन्स लॉ क्या होता है, बताओ। न्यूटन्स लॉ क्या होता है, G(m1m2) अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो अब न्यूटन जो लॉ होता है कौन सा, G(m1m2)/r स्क्वायर, केपलर्स लॉ, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है, केपलर ने अपना पेपर पहले पब्लिश किया था, ठीक है। न्यूटन ने अपना अलग काम किया था। तो न्यूटन ने केपलर्स लॉ की हेल्प से डिराइव किया था क्या, G(m1m2)/r स्क्वायर को, मतलब एक्सपेरिमेंटली भी किया था उन्होंने। एक स्कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट होता है वो, समझे। तो ये सब मिलके न्यूटन ने बताया था अपना लॉ है। ऐसा ही न्यूटन का ओरिजिनल लॉ है, कर भी रहता है एक्सपेरिमेंट और साइंस, हाँ समझे। तो अब इसीलिए पढ़ रहे हो आप, जो अगला टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ, लिखिए आप, लिखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ। तो आपको ये पता चलेगा कि न्यूटन ने केपलर्स लॉ की हेल्प से इस बात को कैसे वेरीफाई किया कि जो फोर्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ। अभी यार पूरा टॉपिक राधे बताते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इस पर स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ। 2 लाइन की डेरिवेशन है, समझो आप लोग इधर देखो। अरे बात समझ गए ना, कि न्यूटन और केपलर एक ही टाइम पे काम कर रहे थे दोनों, मतलब थोड़ा एक आध साल आगे पीछे, ठीक है। तो पेपर पब्लिश करते थे ना ये, जैसे तुमने कुछ काम किया तुमको पेपर पब्लिश करना होता था। अब वहाँ सारे साइंटिस्ट बैठते थे, फिर देखते थे, फिर एक दूसरे का पेपर पढ़ते थे, फिर अपना एक्सपेरिमेंट देखते थे, तो सब एक दूसरे हेल्प लेते थे ना। जैसे आइंस्टाइन ने बताया था क्या, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो प्लैंक्स लॉ था, प्लैंक ने बता रखा था प्लैंक्स कांस्टेंट, यार hc/λ बताया था ना, फोटोन होता है। तो आइंस्टाइन ने कोई अपना थोड़ा रख किया था, मतलब अपना था ओरिजिनल, लेकिन उन्होंने उठाया तो प्लैंक्स कांस्टेंट, वो प्लैंक की थ्योरी थी, डी ब्रॉगली, लैम्डा इज h/mv, तो सब एक दूसरे का हेल्प लेते रहते थे। खैर हाँ भाई देखो, आप किसी ना किसी का रिजल्ट उठाओगे ना यार। अभी आप साइंस में कुछ करने जा रहे हो, सब थोड़ा ना डेवलप करोगे, जो लोगों ने डेवलप कर दिया है तुम उसको उठाओगे,
फिर तो उसमें फर्दर कुछ ऐड करोगे। चलो अच्छा देखो, तो देखो भाई ध्यान से देखो इधर प्लीज, न्यूमेरिकल आएगा इस पे, अरे ढंग से देख लो, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा फिर बाद में आप बोलोगे सर क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ये न्यूमेरिकल डिस्कशन है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। अब इस सर्कुलर ऑर्बिट मान लेते हैं, हालांकि ऑर्बिट कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है। तो अब ये बताओ अगर कोई सर्कल में घूम रहा है, आर रेडियस, इसकी स्पीड v है, तो ऋतिक बताओ टाइम पीरियड कितना है इसका? अरे इतना टाइम लगाओगे तुम लोग, डिस्टेंस 2 पाई आर अपॉन स्पीड t कितना हो गया 2 पाई आर बाई v। जाके इस टाइम को यहां पुट कर दो और प्रोपोर्शनली लगा देना, टी स्क्वायर कितना है बताओ, जरा वैल्यू पुट करो, देखो क्या आ रहा है, फिर बताते हैं आपसे। जाके ये टी की वैल्यू यहां पुट करिए इस इक्वेशन में, सर 4 पाई स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आ रहा है। सर जो भी आ रहा लिखो, पहले क्या है बताओ। अच्छा मतलब हां क्वेश्चन क्या था? अब थोड़ा इसको रीअरेंज करना है ना, अब इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, बताते हैं कैसे। 4 पाई स्क्वायर बाय v स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, के आर क्यूब है ना, क्लियर। लिख लो पहले, पाई स्क्वायर, सॉरी पाई स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करो, यहां से v स्क्वायर बाई आर की वैल्यू निकालो। क्यों निकालें v स्क्वायर बाई आर? v स्क्वायर बाई आर क्या होता है, याद करने की कोशिश करिए। अरे v स्क्वायर बाई आर किसी को नहीं याद आ रहा है? अरे तुम लोग याद नहीं रखते, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, v स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो एक काम करिए, देखो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। कितना आएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना के आर, ये आएगा ना। पहले v स्क्वायर को ऊपर ले आते हैं, तो बताओ कितना आएगा, के आर को नीचे ले आते हैं। लिखो पहले, लिखो समझ लेना, अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी बेस्ड है, डेरिवेशन बेस्ड है, पूरा न्यूमेरिकल है ये। लिख लिया यहाँ तक? साथ नोट कर लिया। अब एक काम करते हैं, दोनों साइड में आर से डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड में आर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो बताओ ये कितना आ जाएगा, इधर आर से डिवाइड मारोगे तो कितना आएगा, इसको बाई आर आ जाएगा। इधर आर से डिवाइड मारोगे तो आर नीचे आएगा, तो क्या बन जाएगा आर स्क्वायर। लिखो वी स्क्वायर बाई आर निकालना था हमें एक्चुअली, क्यों निकालना मैं बता रहा हूँ। ये क्या आ गया, वी स्क्वायर बाई आर आ गया। वी स्क्वायर बाई आर क्या है बताओ, अरे एक्सेलेरेशन है ना। तो न्यूटन ने ये पता किया कि भाई जो एक्सेलेरेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है बताओ, आर स्क्वायर ना। लिखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ गया। तो अगर एक्सेलेरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है तो फोर्स के बारे में क्या कहते हो, फोर्स एम ए होता है ना यार, जैसे फोर्स वेरी करेगा वैसे तो एक्सेलेरेशन वेरी करेगा, या उल्टा बोल लो, जैसे एक्सेलेरेशन वेरी करेगा वैसे फोर्स वेरी करेगा, क्योंकि वहां पे कांस्टेंट ही तो होता है मास। क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल समझ गए ना आप। हाँ, तो यहाँ से पता क्या चला, तो न्यूटन ने बताया था कि एफ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। समझ गए। तो उन्होंने कहाँ से उठाया था, केपलर्स लॉ से एक हेल्प ली थी, बाकी उन्होंने इंडिपेंडेंटली भी प्रूफ किया था इस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि उन्होंने केपलर्स लॉ से उठा लिया, अपना इंडिपेंडेंट भी उनका था, और उसके बाद यहाँ से वो चीज़ वेरीफाई हो गई एक तरह से। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, आर स्क्वायर। ये पढ़ता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं, कि फोर्स बिटवीन मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अब तुम्हारी नीट में क्या क्वेश्चन बनेगा, जेई में क्या क्वेश्चन बनेगा, पता क्या बोलेगा, कहेगा अगर कैपलस लॉ, सुन लो भाई आपको अपने आप प्रूफ करना है, अगर कैपलस लॉ ऐसा ना होता, कैसा, आर क्यूब, कैपलस लॉ आर की पावर एन होता, यही क्वेश्चन आता, देख लो अभी आपको मिलेगा कि अगर कैपलस लॉ में क्यूब की जगह क्या होता है, आर की पावर एन होता, तो ये बता दो फोर्स रेडियस के साथ कैसे वेरी करेगा। तो मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, बिल्कुल सारी कहानी आपके सामने लिखी है, बिल्कुल सारे स्टेप से ही फॉलो करने हो, मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। क्षितिज सॉल्व करो, बताओ, पूरा स्टेप वही है, बिल्कुल डिट्टो, कोई डिफरेंस नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एन कहाँ गया ना, आर की पावर एन है ना, वही करते जाओ जो पहले कर रहे थे, वही एक स्टेप करते चले जाओ, आपको आंसर देखने लगेगा। तो आप लोग सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करूँ, ये नोट कर लेना इधर। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन हो गया, बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करो एक एक। टी को क्या लिखेंगे पहले, अरे टी को क्या लिखेंगे पहले, 2 पाई बाई वी लिखेंगे, तो क्या आएगा बताओ, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? ये कैपलस लॉ की फॉर्म बन जाएगी ना। सर तो ये अब क्या करना है बताओ, वी स्क्वायर निकालना है, तो वी स्क्वायर कितना आएगा, आर के बारे में नीचे आ गया, सर Rn plus 1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, Rn plus 1 n plus 1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी चेक करते हैं यार, हाँ ये आ गई वैल्यू, आप क्या करें बताओ, वी स्क्वायर आर से डिवाइड मारेंगे, वहाँ ऐड हो जाएगा प्लस, यहां से कार इधर ले आओ, एक आर यहां ले आए, ठीक है, कितना है का बताओ, अरे एक आर यहां से उठा के नीचे ले आया यार, ऊपर एक आर बच जाएगा, और नीचे कितना है, लिखो पहले यहां तक लिखो, चाहो तो डिवाइड मार लो, बात तो वही हो गई ना, शैडो पड़ रही क्या, तो तक नोट कर लिए, आ गया ना। तो आर की बार कितना आ गया बताओ, ये ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा ये, प्रोपोर्शनल टू, ये आर की पावर ऊपर जाके -1 n बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा बोलो, आर की पावर, अरे 1 भी तो है यहाँ पे, और ये ऊपर जाके -n बनेगा। अब तुम लोग मैथ्स में बहुत टाइम लगा देते हो, कितना आएगा 1 -n, 1 -n बताओगे ना, या ऐसे भी तो हो सकता है, सुनो दोनों में बातें हैं समझो, आर की पावर n-1, दोनों तो ऐसे क्वेश्चन दिया होगा आपको, नहीं अरे वो नीचे लेके चले आओ तो माइनस हो जाएगा ना, तो 1 -n वो बन जाएगा n-1, और ए का मतलब बेसिकली क्या होता है, फोर्स होता है। तो इस रिजल्ट को याद कर लो आप, कैसे याद कर लो कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, R की पावर n-1, इसी को याद करने में भलाई है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, समझे, सॉल्व करोगे तो फंस जाओगे, कहीं ना कहीं अटक जाओगे। सर तो वहाँ से ऑब्जर्वेशन से ले सकते हैं t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, और सर हमने किया तो भाई कभी कभी ये दो ऑप्शन मैच कर जाते हैं ना, आप पता अगर ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो आप कभी दो बार टी क्यूब आ जाएगा, वो आंसर गलत हो जाएगा, समझ गए। याद रखना है कि अगर टी स्क्वायर आर की पावर एन होगा तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, आर की पावर n-1। तो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं इसका, ठीक है, भेज रहा हूँ, ग्रुप में भेज दूँगा, देख लेना, ठीक है। चलो भाई आगे क्वेश्चन देखते हैं पहले इसके।